हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई बुक आई है बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 3 उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर इडुटेरिया का बीपीएससी 67वीं के लिए जो बुक आई है उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात को। 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया। इसमें पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। वहीं बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है और इसमें बिहार का स्थान 20वां है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य यानी कि वाटर प्लस सिटी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम से। कार्बी आदिवासी समूह का संबंध असम राज्य से है। कार्बी समूह अपने विद्रोहों के माध्यम से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोग समझौता संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उमलिंगला दर्रा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा यह सड़क बनाई गई है। अगला प्रश्न है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह को। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जिसके पहले मंत्री अमित शाह बने हैं। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइरस पूनावाला को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण हेतु लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुई में। कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन 2021 में जमुई के नागी नकटी में किया गया, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने। जवाद तूफान का नामकरण सऊदी अरब ने किया है। इस तूफान से प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान के साथ। पर्यावरण विकास को बढ़ावा तथा उसके संरक्षण हेतु भारत ने जून 2021 में भूटान के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी शुरू किया गया है, जिसके पहले सीईओ रवि कपूर बने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में। भारतीय फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को 1994 में सर्वोच्च फिल्म अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV F10। भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को अगस्त 2021 में GSLV F10 द्वारा छोड़ा गया था। यह असफल रहा था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि एक सिल्वर मेडल था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारिया रेसा तथा दिमित्री मुरातोव को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए दिया गया है। मारिया रेसा का संबंध फिलीपींस से है तथा दिमित्री मुरातोव रूस के हैं। अगला प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोमैड लैंड। 93वें ऑस्कर अवार्ड हेतु नोमैड लैंड फिल्म को चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को उनके फिल्म द फादर के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका थीम टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2047 तक। केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया है। पहले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा तीसरे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं, जबकि श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। कृषि क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। सुजलम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण करना है। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरुपमा राव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 के लेखक निरुपमा राव हैं। अगला प्रश्न है, US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव। US ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। वहीं US ओपन महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की हैं, उन्होंने जीता है। US ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है।
27 से 30 तक मैथ का प्रश्न है जिसका मैं उत्तर बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 किलोमीटर। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x+1। और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √2+1। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है तथा इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सही मिलान करना है। तो भटकल हो जाएगा कर्नाटक, एलेप्पी हो जाएगा केरल, काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता तथा वायु संचार की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नर्मदा नदी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में है। यह नदी राजस्थान में नहीं प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है तथा इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैनग्रोव। सुंदरवन के जंगलों को मैनग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन मैनग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, ये सही है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, तो ये गलत है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है तथा अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3 गलत हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलनेज। दिए गए विकल्पों में पुलनेज तमिलनाडु में स्थित है। पुलनेज कॉफी उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश की अन्य जनजातियां हैं कनोरा, गुज्जर, गद्दी आदि। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। कजाकिस्तान अकेला पूरे विश्व में यूरेनियम के कुल उत्पादन का लगभग 40% का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। भारतीय कृषि को वर्षा के इस महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ये सही है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, तो ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, तो ये गलत हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है।
जैव विविधता का यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि से। रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। इस सम्मेलन की पहली बैठक 2 फरवरी 1971 को हुई थी तथा यह 1975 से सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 46 है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन। दिए गए विकल्पों में आर्गन गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, इसलिए यह वैश्विक तापन हेतु उत्तरदायी नहीं है। जलवाष्प और मीथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तु किस प्रकार की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न स्तरीय वस्तु। निम्न स्तरीय वस्तु यानी कि इन्फेरियर गुड्स की मांग ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच होती है। इस प्रकार की वस्तु का मांग वक्र का ढलान हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेश पद्धति। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी को 3 प्रकार से मापा जाता है, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और आगत पद्धति। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। 1964 से पूर्व यह एक संस्था के तौर पर आरबीआई की सहायक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी। 1964 में आरबीआई ने इसे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एम.आर. कुमार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय आर्थिक समीक्षा को प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक समीक्षा में बजट से पहले के वर्षों के आंकड़ों के अनुमान को समाविष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 का था। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही इस योजना को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व के कारण। किसी वस्तु के स्थिर अवस्था में अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्ट्ज। विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जा सके, परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यास्था ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को नॉइज यानी कि शोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में तेल। धुंध, कोहरा, बादल आदि एरोसॉल का उदाहरण है, जबकि जल में तेल, मक्खन, क्रीम, दूध आदि पायस का उदाहरण है, यानी कि इमल्सन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी तथा परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 1 3 2। अगला प्रश्न है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। कोर इलेक्ट्रॉन प्रथम तथा दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। तो सोडियम के प्रथम कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 तथा तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सोडियम की कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 तथा 7। आधुनिक आवर्त सारणी 7 क्षैतिज पंक्तियों तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप कहा जाता है। इस प्रकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl। अगला प्रश्न है, लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Pb3O4। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, बॉयल, चार्ल्स तथा एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श गैस नियम। बॉयल, चार्ल्स तथा एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों को संयुक्त रूप से आदर्श गैस नियम कहते हैं। यह नियम गैस के आयतन तथा उसके ताप, दाब एवं मात्रा के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई पाश्चर को। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पाश्चर को माना जाता है, जबकि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर, सूक्ष्म विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक तथा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक पॉल बर्ग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्याज। एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप लहसुन, प्याज आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। सीप, घोंघा तथा ऑक्टोपस मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं तथा केंचुआ और जोंक एनालिडा संघ के प्रमुख जीव हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन की। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है, जो कि 65.70% होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी तब फैलता है जब वायरस से संक्रमित व्यक्ति का रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थ किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जो संक्रमित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जनवरी 1947। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा इनके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र तथा डीपी खेतान इसके अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129 में किया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी अनुसूची में। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 17 में। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भाग 15 में निर्वाचन, भाग 18 में आपात उपबंध है तथा भाग 20 में संविधान का संशोधन है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियां शब्द भाग 9 में जोड़ा गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उपबंध किया गया अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय माना गया है। अगला प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौशंबी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी तथा पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। और बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग, वज्जी संघ तथा मगध। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। भगवान बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है तथा मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी तथा इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था और इस वंश का अंतिम राजा जयचंद था। अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनतकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। इसी शासक के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संस्था भी थी, जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वातापी कोट की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में पराजित कर राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ शासक राणा सांगा विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु काल में सीसा निम्न में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। शिशुवध प्रतिबंध ये लॉर्ड वेलेजली ने किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकियावेली को। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है और मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रनाडे ने की थी। अगला प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र। मिस्र को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र का सिनई प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्व में अकावा की खाड़ी तक फैला है। अगला प्रश्न है, नेहरू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है और नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 में। वर्ष 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके साथ गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात में स्थित है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है तथा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।